12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर आंसर के साथ आपको अच्छे से हल करके बताने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का, इसमें मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 1 का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक माना है। नासकेतोपाख्यान को, चंद छंद वर्णन की महिमा को, भाषा योग वशिष्ठ को, सुखसागर को। तो मेरे प्यारे बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक माना है भाषा योग वशिष्ठ को। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और भाषा योग वशिष्ठ के लेखक है राम प्रसाद निरंजनी। चंद छंद वर्णन की महिमा, इसके भी लेखक है राम प्रसाद निरंजनी। सुखसागर किसकी रचना है? मुंशी सदा सुखलाल की। और नासकेतोपाख्यान है मेरे प्यारे बच्चों सदल मिश्र की रचना। 1 का है, भूले विसरे चेहरे रचना है जयशंकर प्रसाद की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की। तो मेरे प्यारे बच्चों भूले विसरे चेहरे रचना है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 1 का ग नंबर है, आलोक पर्व के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, यशपाल, जैनेन्द्र कुमार, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आलोक पर्व के लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। चौथा घा नंबर है, साहित्य और समाज के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, वृंदावन लाल वर्मा, अमृतराज, जयनेन्द्र कुमार। तो मेरे प्यारे बच्चों साहित्य और समाज के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैनेन्द्र कुमार की रचना है त्यागपत्र, सुखदा, सोच विचार, ये सभी। तो ये तीनों रचनाएं हैं, ठीक है। त्यागपत्र भी जैनेन्द्र कुमार की है, सुखदा भी है, सोच विचार भी है। तो आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर दूसरा का नंबर है, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों हिंदी साहित्य का प्रथम कवि सराहपा को माना जाता है। इसके बाद 2 का है, चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह के रचनाकार हैं गिरजा कुमार माथुर की, नागार्जुन की, अज्ञेय की, गजानन माधव मुक्तिबोध। तो चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह के रचनाकार हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। इसके बाद 2 का गा है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1954, 1943, 1951, 1959। तो मेरे प्यारे बच्चों तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943। अगर दूसरा तार सप्तक पूछ ले तो बताना है 1951, ठीक है। अगर तीसरा पूछ ले तो बताना है 1959। अगर चौथा पूछ ले तो बताना है 1979। और तार सप्तक के संपादक हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्ययन अज्ञेय। इसके बाद घा नंबर है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है सिद्धराज, पंचवटी, भारत भारती। तो तीनों रचनाएं हैं, सिद्धराज भी है, पंचवटी भी है, भारत भारती भी है। तो यहाँ पर ए सभी हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। तो यहाँ देखिए कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद का है, कानन कुसुम भी जयशंकर प्रसाद का, लहर भी जयशंकर प्रसाद का है। पूछा नहीं है तो यहाँ पर वैदेही वनवास नहीं है। वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की रचना है, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, ठीक है। क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न रहते हैं 10 अंक के, 2-2 अंक के। तो किसी भी गद्यांश को करने से पहले सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। तो भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतनी ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। तो मेरे प्यारे बच्चों जहाँ पर दिख जाए भूमि शब्द, पृथ्वी शब्द, जन शब्द, ठीक है, राष्ट्र शब्द, तो वहाँ समझ जाइएगा कि पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। तो पाठ का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप और लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल। इसके लिए आपको मिलेगा 2 अंक। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो अभी आपने पढ़ा था राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों तीसरा पूछ रहा है किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। तो लेखक ने कहा है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या होती है। तो यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों रेखांकित अंश की व्याख्या पूछ रहा है। तो व्याख्या आपको किसकी करना है इसको पढ़ लेते हैं एक बार।
जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे लिखना है। ठीक है, राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतनी ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पुष्पित और पल्लवित होगा। अर्थात राष्ट्रीयता का आधार जितना अधिक सशक्त होगा, राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी ही अधिक विकसित होंगी। अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल कर्तव्य है बल्कि उसका धर्म भी है। इसके बाद अथवा वाला देखते हैं। ठीक है, इसको भी पढ़ते हैं। भाषा स्वयं संस्कृत का अटूट अंग है। तो मेरे प्यारे बच्चों, भाषा शब्द दिख जाए और जहाँ पर भाषा की बात हो तो वहाँ समझ जाइएगा भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यक है। तो अभी हमने बताया ट्रिक, जहाँ पर भाषा की बात हो और भाषा शब्द दिख जाए तो समझ जाइए कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित है और और पाठ का नाम है भाषा और आधुनिकता। ठीक है, तो संदर्भ आपका हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है नए शब्दों की खोज क्यों होती है। ठीक है, तो अभी आपने पढ़ा है भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की आवश्यकता होती है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है भाषा किसका अभिन्न अंग है। तो भाषा संस्कृति का अभिन्न अंग है, क्योंकि संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा ही है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन पूछ रहा है किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। तो भाषा संस्कृत की परंपरा से निःसृत होने के बावजूद विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। इसके बाद पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या किसकी करना है, इसको पढ़ लेते हैं। भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। संस्कृत परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे लिखना है। तो लेखक का कहना है कि भाषा संस्कृत का अभिन्न अंग है, क्योंकि संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा ही है। संस्कृति की रचना और विकास परंपराओं द्वारा होता है। परंपराएं क्योंकि परिवर्तनशील होती हैं, इसलिए संस्कृत भी एक जैसी नहीं रहती, वह भी परंपराओं की तरह बदलती रहती है। इस रूप में हम कह सकते हैं कि संस्कृति गतिशील होती है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलो इसको पढ़ते हैं। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टा हुए। राधा पवन से कहती है कि हे पवन, मथुरा जाते समय यदि लज्जा से युक्त कोई महिला दिखाई दे तो होने देना विकृत वसना, तो ना तो सुंदरी के, तो तुम उस सुंदरी के कपड़े को मत उड़ाना। जो थोड़ी भी शर्मित हो गोद ले श्रांति खोना। यदि वह थोड़ी भी थकी हो तो उसे गोद में लेकर उसकी थकावट को दूर करना। ओठों की ओर कमल मुख की मलिनता मिटाना, और ओठों की ओर कमल मुख की मलिनता को मिटा देना। कोई कलांता कृषक ललना खेत में जो दिखाई दे। यदि कोई थका हुआ किसान स्त्री खेत में दिखाई दे तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो धीरे धीरे स्पर्श करके उसकी थकावट को दूर कर देना। जाता कोई जलद यदि हो, यदि कोई व्योम में यानी आकाश में कोई बादल का टुकड़ा जा रहा तो उसे ला करके तप्त भूतांगना, गर्मी से तपी हुई भूतांगना के ऊपर छाया कर देना और उसको सुख प्रदान करना। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। तो शीर्षक है पवनदूत का और कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। इसके बाद पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मैंने पूरे की बता ही दिया है आपको। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है राधा पवन दूतका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती है। तो राधा पवन दूतका से राह में पथिकों के साथ परोपकार का व्यवहार करने को कहती है। अगला है राधा ने पवन दूतका को पथिक कृषक स्त्री के ऊपर किसके द्वारा छाया करने को कहा। तो राधा ने पवन दूतका को थकित नहीं पथिक कृषक स्त्री के ऊपर मेघ द्वारा छाया करने को कहा। ठीक है, पथिक नहीं थकित रहेगा यहाँ पर, थकित कृषक स्त्री के ऊपर मेघ द्वारा छाया करने को कहा। इसके बाद है कृषक ललना में कौन सा अलंकार है। तो मेरे प्यारे बच्चों मानवीकरण है और उपमा अलंकार है। इसके बाद अथवा वाला देखते हैं, इसको भी पढ़ते हैं। कहते आते थे यही अभी नरदेही। तो के कहती है कि संसार के लोग अभी तक यही कहते आते थे, माता ना कुमाता, माता कुमाता नहीं होती, पुत्र कुपुत्र भले ही पुत्र कुपुत्र भले हो जाए, अब कहे सभी आए विरुद्ध विधाता। के कहते कि जब अब विधाता हमारे विपरीत है तो सब लोग अभी यही कहेंगे कि पुत्र पुत्र ही, कि पुत्र पुत्र ही रहता है, रहे कुमाता माता, लेकिन कुमाता माता कुमाता हो जाती है।
बस मैंने इसका बाय मात्र ही देखा। वो कहती है कि कई कहती हैं कि मैंने केवल भरत का बाहरी शरीर ही देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा, मृदुल गात्र ही देखा, केवल कोमल शरीर ही देखा, परमार्थ नहीं देखा, मैंने परमार्थ को नहीं देखा, पूर्ण स्वार्थी साधा, केवल मैंने अपने स्वार्थ को ही देखा। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, इसी कारण तो आज हाँ यह बाधा उत्पन्न हुई है। युगों युगों तक चलती रहे कठोर कहानी, मतलब युग युग तक चलती रहे यह कठोर कहानी कि रघुकुल में भी एक अभागिन रानी केकई थी। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। तो पद्यांश के शीर्षक का नाम है केकेयी का अनुताप। क्या मेरे प्यारे बच्चों, केकेयी का अनुताप। ठीक है, और इसके लेखक कौन है, मैथिली शरण गुप्त। दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मैंने वैसे पूरे की बता दिया है आपको, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है पद्यांश के अनुसार आज तक लोग क्या कहते आए हैं। तो पद्यांश के अनुसार आज तक लोग यही कहते आए हैं कि पुत्र को पुत्र हो सकता है पर माता को माता नहीं हो सकती। किसने प्रायश्चित किया है कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा। तो केकई ने प्रायश्चित किया कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 5 का नंबर है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हैं, उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। 80 शब्द में है और 5 अंक का है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो मैंने साहित्यिक परिचय का वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप लोग उसे जा करके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। 80 शब्द में है और 5 अंक का है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिवंश, सुमित्रानंद पंत और जयशंकर प्रसाद। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश अथवा ध्रुव यात्रा अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ये भी 80 शब्द में है और 5 अंक का है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 7 नंबर प्रश्न है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 80 शब्द में है और 5 अंक का है। तो अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य रहता है, तो इसे आप तैयार करेंगे। अब यहाँ बात करते हैं खंड खा की। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक का है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, 5 अंक अनुवाद के लिए और 2 अंक संदर्भ के लिए। तो धन्यो एवं भारत देश, यह भारत देश धन्य है। यत्र समुल्लिसत जन मानस पावनी, भव्य भाव उद्भाविनी, शब्द संदोह प्रसविनी सुर भारती। ठीक है, यत्र माने जहाँ, लोगों के मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा सुशोभित है। विद्यमाने से निकले, विद्यमान वर्तमान साहित्यों में, वांग्यम माने साहित्यों में, अस्य माने इसका, वांग्यम माने साहित्य, सर्वश्रेष्ठम माने सर्वश्रेष्ठ, सुसंपन्नम चा वर्तते और सुसंपन्न है। यमेव भाषा संस्कृत नामनापि लोके प्रथितास्ति, यही भाषा संस्कृत के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकम रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, हमारा रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा, चारों वेद, सर्वा उपनिषद, सभी उपनिषद, 8-10 पुराणानि, 18 पुराण, अन्यानि चा और अन्य, महाकाव्य नाटक आदि, अस्यामेव माने इसी भाषा, माने भाषा में लिखतान संति माने लिखे गए हैं। यहाँ पर आप संदर्भ देख सकते हैं, क्योंकि संदर्भ लिखना जरूरी है, तभी आपको पूरा अंक मिलेगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के संस्कृत भाषा महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। यहाँ पर अनुवाद आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर अथवा वाला देखते हैं। महामनिस्बिना मदन मोहन मालवीय जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारों अभूत। महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय, इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृतस्य सम्मान्य विद्वान असी, संस्कृत के सम्माननीय विद्वान थे। अयम प्रयागे, इन्होंने प्रयाग के ही संस्कृत पाठशाला में राजकीय विद्यालय के म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके, अत्रेय माने यहीं राजकीय विद्यालय में अध्यापना माने पढ़ाना, आरब्धवान माने शुरू कर दिए। युवक मालवीय शौकियन माने अपने, प्रभावपूर्ण भाषण माने प्रभावपूर्ण भाषण से, जनानाम माने लोगों के, मनांस माने मोह को, मन को, अमोहित माने मोह लिया। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है। यहाँ पर आप अनुवाद देख सकते हैं। इसके बाद है खा नंबर, क्या कह रहा है, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। सेम वो भी है। सुखार्थीन कुतो विद्या, मतलब सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थिना सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ, सुखार्थी व तजेद विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए, विद्यार्थी व तजेद सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से अवतरित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुवाद। फिर अथवा वाला देखते हैं, क्या है, जल बिंदु निपातेन करमशः पूर्यते घटा, सा हेतु सर्वविधानाम धर्मश्चा धनश्चा। यानी जल बिंदु माने जल की बूंद, निपातेन माने गिरने से, करमशः पूर्यते घटे माने घड़ा भर जाता है। सा हेतु सर्वविधानाम धर्मश्चा धनश्चा, सभी विधानों में धर्म और धन का यही
कारण है। ठीक है, यहाँ पर अनुवाद आप देख सकते हैं। फिर 9 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो का संस्कृत में उत्तर दीजिए। 4 अंक का होता है। ठीक है, 2 का करना रहता है, 2 2 अंक के होते हैं। सुर भारती केन नाम्नापि लोके प्रथितास्ति। सुर भारती संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथितास्ति। कात्यायनी कस्य पत्नी आसीत्, तो कात्यायनी याज्ञवल्क्यस्य पत्नी आसीत्। हंस पोतिका कस्य दुहिता आसीत्, तो हंस पोतिका स्वर्ण राजहंस हंस्य दुहिता आसीत्। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दयानंदस्य का गुरु का आसीत्, तो दयानंद बिरजानंदे महर्षि दयानंदस्य गुरु आसीत्। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 10 का खा गा है, 2 2 4 2 6 अंक का, रस अलंकार छंद से, तो इसको आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, इसका वीडियो हम बना के जल्दी ही अपलोड करने वाले हैं, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध। 9 नंबर का है, बेरोजगारी की समस्या और समाधान, साहित्य समाज का दर्पण है, किसी मेले का आंखों देखा वर्णन, विज्ञान के चमत्कार, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 12 का पहला है, तो क्या कह रहा है, गायिका का संधि विच्छेद, तो गायिका का संधि विच्छेद होता है गय प्लस अका। इसके बाद है रामस सेते का संधि विच्छेद होगा, तो रामस सेते का हो जाएगा रामस प्लस सेते, का बा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है उच्चारण में संधि है, तो उच्चारण में मेरे प्यारे बच्चों व्यंजन संधि है। ठीक है, आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास का नाम लिखिए, तो 2 अंक का है यथाशक्ति। ठीक है, यथाशक्ति में समास है कौन से मेरे प्यारे बच्चों, तो यथाशक्ति में है अव्ययी भाव समास। ठीक है, नील कमलम, नील कमलम में है कर्मधारय समास, और चंद्रशेखरा में है बहुव्रीहि समास। इसके बाद 13 नंबर है, अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए, अथवा आप मोहल्ले की नालियों की सफाई हेतु अपने मोहल्ले की नालियों की सफाई हेतु नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। तो अगर प्रार्थना पत्र आप नहीं पढ़े होंगे तो आप कमेंट करके बताएंगे, इसका भी वीडियो बना दिया जाएगा। इसके बाद है 14 का पहला, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। जैसे दत्वा, दत्वा में कौन सा धातु है, तो दत्वा में दा धातु है और अक्त प्रत्यय है, क्या अक्त प्रत्यय है। पूजता में पूज शब्द है और अक्त प्रत्यय है। इसके बाद में स्नाता में स्ना धातु है प्लस अक्त प्रत्यय है। इसके बाद पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखे, तो पठनीय, पठनीय में प्रत्यय कौन सा है, अनियर प्रत्यय है, कौन सा, अनियर। बुद्धिमान में कौन सा प्रत्यय है, मतुप, मतुप प्रत्यय है। और गता में कौन सा प्रत्यय है, अक्त प्रत्यय है। इसके बाद है खा नंबर, इसमें क्या कह रहा है, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख करें। ठीक है, तो ग्रामम अभिता यानी गाँव के चारों ओर, तो जहाँ पर दिख जाए अभिता, परिता, समया, समया, निक्सा, हा, प्रति, योगे, ठीक है, इतने शब्द दिख जाएं, अभिता, परिता, समया, निक्सा, हा, प्रति, योगे, तो उसमें समझ जाइएगा द्वितीय विभक्ति है। ठीक है, इसके बाद में पादेन खज्जा, ठीक है, यानी पैर से लंगड़ा, तो जहाँ पर शरीर से संबंधित यानी शरीर में कोई कमी हो, कोई विकार हो, जैसे पैर से लंगड़ा। ठीक है, सिरसा खल्लौटा, सिर से गंजा, इस तरह से आपको दिख जाए तो वहाँ पर आप तृतीय विभक्ति लगाएंगे, कौन सा, तृतीय विभक्ति। इसके बाद में रामेण शाह, तो जहाँ पर शाह दिख जाए, ठीक है, शाह के योग में कौन सा, तृतीय विभक्ति होती है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, धन्यवाद।